Hello students, today we are going to cover the last part of the French Revolution. This is part 6 and today we are going to conclude the French Revolution. Let us begin. देखो हमने ये पढ़ लिया था क्लास अभी लास्ट पार्ट में कि जो राइन ऑफ टेरर है उसका एंड हो चुका था। तो जो फ्रांस में गवर्नमेंट थी वो भी गिर जाती है 1795 में। ठीक है, लोगों को उनका जो गवर्नमेंट है वो पसंद नहीं आती है और वो गवर्नमेंट गिर जाती है और एक नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है फ्रांस के अंदर। जो ये नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है इसे कहा जाने लगा डायरेक्टरी रूल्स। ठीक है, इसको हम डायरेक्टरी रूल क्यों कहते हैं अभी समझेंगे हम इसके बारे में। व्हाट वाज डायरेक्टरी, व्हाई वाज इट रिमूव्ड फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, डायरेक्टरी के बारे में समझेंगे कि डायरेक्टरी क्या था और डायरेक्टरी रूल कब से कब तक रहा। तो देखो डायरेक्टरी रूल रहा था 1795 से लेके 1799 तक, याद रखना। ठीक है, इसके बाद कॉन्सुलेट आती है, उसके बारे में हमें अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, अभी हम पढ़ेंगे क्लास 9th में। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यह है सिर्फ डायरेक्टरी रूल फ्रांस का। ठीक है, तो ये किस तरीके का रूल हुआ करता था और इन्होंने किस तरीके से राज किया इसको समझते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट द वेल्दियर मिडिल क्लास टुक ओवर द पावर। देखो जैकोबियन का हाल तो देख ही लिया था लोगों ने, राइन ऑफ टेरर आ चुका था, आतंक का शासन आ चुका था, उसके कारण तो लोग नहीं चाहते थे कि अब दोबारा जैकोबियन की गवर्नमेंट बने। ठीक है, इसलिए वो लोग वोट करते हैं और एक मिडिल क्लास फिर से उभरता है इस टाइम पर और मिडिल क्लास को लोग वोट करते हैं। ठीक है, तो जो ये डायरेक्टरी रूल किसका रूल है, तो ये मिडिल क्लास का रूल है, याद रख लेना, वेल्दियर मिडिल क्लास। याद करो जो थर्ड स्टेट में क्लास 1 थी ना, उन लोगों का रूल आ जाता है अब। तो जो वेल्दियर मिडिल क्लास है उनका रूल था, जिनके पास पैसे हुआ करते थे। वेल्दियर का मतलब यहाँ पर है जो लोग अमीर हुआ करते थे, पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, उन लोगों का रूल जो है उसे कहा गया है डायरेक्टरी रूल। ठीक है, एक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोटिंग राइट्स टू दोज वो डिड नॉट ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जैसे ही नया रूल आया वैसे ही नया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें क्या हुआ, फिर से वोटिंग राइट्स जो थे उसमें चेंज हो गया। देखो याद करो कि पहले क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी तो सिर्फ 25 साल से ऊपर वाले लोगों को वोटिंग का अधिकार था और जो लोग टैक्स पे करते थे उन लोगों का अधिकार था। उसके बाद जब रिपब्लिक्स की गवर्नमेंट आई तब क्या हो गया, 21 साल और सारे लोगों को ऑल मेंस आर अलाउड टू वोट। ठीक है, अब फिर से देखो डायरेक्टरी रूल में क्या हुआ, फिर से उन लोगों को वोटिंग का अधिकार था। हाँ, इसमें एज वही रही 21 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उसको वोटिंग का अधिकार नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक और नया कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसने फिर से जो वोटिंग के अधिकार हैं, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो लोग गरीब हैं, उनसे फिर से ये वोटिंग का अधिकार छीन लिया। ठीक है, विच डिनाइड मतलब ख़त्म कर दिया एक तरीके से द वोटिंग राइट्स टू दोज वो डिड नॉट ओन प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनसे ये राइट ले लिया गया। अगला है और किस तरीके का रूल हुआ करता था। तो अब जो ये नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, ये काउंसिल बनी बाइकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, बाइकैमरल का क्या मतलब होता है, देखो बी आई जब भी वर्ड लग जाए तो इट मीन्स 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 काउंसिल्स बनाई गई। इसको ऐसे इस तरीके से समझ लो जैसे कि इंडिया में होती है लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरीके का सिस्टम गवर्नमेंट यहाँ पर आ गई फ्रांस के अंदर। इसमें क्या हुआ, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। ठीक है, जिसके लिए जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट किए जाते थे और वो दोनों काउंसिल्स में जाया करते थे। 2 अलग अलग काउंसिल्स हुआ करती थी, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, बाइकैमरल। बाय मतलब 2। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव आ गई थी वहाँ पर। इट गेव वे टू द 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इलेक्टेड हुआ करती थी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था इसे। ठीक है, अब ये लोग जो ये बाइकैमरल है, देखो यहाँ पर ऐसे समझो, ये एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये दूसरी है, ये पहली ये दूसरी। अब ये लोग ने ना, इन्होंने ये सोचा कि हम एक हेड ना बनाकर हम क्या करेंगे, 5 लोगों का एक समूह बनाएंगे। ठीक है, यानी देखो हाँ, इंडिया में क्या होता है,
एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दूसरी है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, जैसे मान लो ये लोकसभा, ये राज्यसभा। अब इनसे ऊपर कौन होता है? इनसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, यानी कि एक ही होता है। तो हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है? या प्रेसिडेंट होता है। लेकिन क्योंकि ये एक इंसान के रूल पर नहीं डिपेंडेंट होना चाहते थे और सेफ चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बनाई। डायरेक्टरी क्या होता है? 5 मेंबर्स की कमेटी, ठीक है। 5 मेंबर्स जो है उन लोगों की एक एग्जीक्यूटिव बनाई उन्होंने, और इन लोगों के 5 मेंबर्स हुआ करते थे। जैसे मिनिस्टर्स होते हैं ना, वैसे ही काउंसिल हुआ करती थी, उसे डायरेक्टरी कहा जाता था, ठीक है। 5 लोग हुआ करते थे उसमें, और ये जो 5 लोग हैं ये जो है डिसाइड करते थे कि कौन सा कानून पास होना है, कौन सा नहीं होना है, ठीक है। पहले ये दोनों पास करेंगे, उसके बाद इनके पास जाएगा, और ये फिर डिसाइड करेंगे आपस में कि वो कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम बना दिया था इन्होंने। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, ये और इन्हें अपॉइंट कौन करता था? तो जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, ये लोग इन्हें अपॉइंट किया करते थे, ठीक है, इन 5 लोगों को। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। कितने लोग हुआ करते थे? 5 लोग हुआ करते थे, 5 मेंबर्स होते थे इसमें। दिस प्रोवाइडेड अ सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी वन डोमिनेटिंग द पावर। तो ये एक इंसान को हेड ना बनाने के लिए एक सेफ साइड इन्होंने 5 मेंबर्स की कमेटी बना दी थी, ठीक है, डायरेक्टरी बना दी थी। द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा दिन तक चली नहीं थी। देखो तुम अगर ध्यान से देखते हो तो तुम ये देखते हो कि ये 4 साल ही रूल कर पाती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है क्योंकि ये बहुत वीक होती है। और क्या रीज़न है? जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे, जो लोग 5 लोग थे ना मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, वो लोग हमेशा इन दोनों के क्लैशेस हुआ करते थे। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं और जो डायरेक्टर्स थे, उनके हमेशा क्लैश चलते थे। यानी कि जो ये लॉ ये पास करते थे, इसे ये अब बिल्कुल भी नहीं मानते नहीं थे, ठीक है। ये रिजेक्ट कर दिया करते थे उन लॉज को, और जो लोग ये बताते थे वो ये नहीं मानते थे। तो इनके बीच में हमेशा क्लैशेस रहते थे, ठीक है। This political instability paved the way for the rise of a military dictator, नेपोलियन बोनापार्टे। तो देखो, जो ये वीक गवर्नमेंट थी, इसका जो है फ़ायदा किसने लिया? नेपोलियन ने लिया। और 1799 में नेपोलियन ने एक कू कर दिया। कू का मतलब क्या होता है? COUP कहा जाता है उसे, लेकिन बोला जाता है कू। वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। मिलिट्री जो है गवर्नमेंट को गिरा देती है और अपनी एक गवर्नमेंट बना देती है 5 साल के लिए, 1799 से लेके 1804 तक। उसे कहा जाता है काउंसिलेट, ठीक है। उसके बाद 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्टे होता है, वो क्या करता है? अपने आप को राजा घोषित कर देता है। ही हिमसेल्फ बिकम द एम्परर ऑफ द फ्रांस, और वो अपने आप को राजा घोषित कर देता है। और 1804 से लेके 1815 तक किसकी वो चलती है? नेपोलियन बोनापार्टे की, ठीक है। देखो ये रहा। तो जो रूल है नेपोलियन बोनापार्टे का, जो मेनली जो रूल है नेपोलियन का, वो स्टार्ट होता है 1804 में, ठीक है। 1804 से लेके 1815 तक चलता है इसका रूल। वो वाज द नेपोलियन बोनापार्टे। तो कौन था नेपोलियन बोनापार्टे? ही वाज द मिलिट्री जनरल, ठीक है, याद रख लेना, मिलिट्री जनरल हुआ करते थे नेपोलियन बोनापार्टे। और एक बात याद करो कि जो 1791 में एक वोटिंग हुई थी जिसमें डिक्लेयर कर दी थी इन्होंने पर्शिया और इटली के खिलाफ, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर जो इन्होंने डिक्लेयर की थी। तो उस वॉर में जो ये हीरो निकल के आते हैं नेपोलियन बोनापार्टे, ये मिलिट्री जनरल हुआ करते थे उस टाइम पर, और ये बहुत सारी वॉर्स जिताते हैं फ्रांस को। तो इस तरीके से ये हीरो के तरीके से उसमें निकल के आते हैं, ठीक है। और ये पर्शिया को हरा देते हैं और इटली को हरा देते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के भी बहुत सारे पार्ट्स में इन्होंने कब्जा कर लिया होता है। तो इस वजह से अब ये बहुत पावरफुल हो चुके होते हैं। और ये क्या करते हैं? पहले तो ये गवर्नमेंट को कू कर देते हैं, यानी कि उस पर कब्जा कर लेते हैं, और फिर 1804 में अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं, यानी कि एम्परर घोषित कर देते हैं, और एक तरीके से डिक्टेटर बन जाते हैं। वो वाज द नेपोलियन बोनापार्टे। तो इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस। तो वो अपने आप को क्राउन कर लेते हैं 1804 में और एम्परर बन जाते हैं, यानी कि राजा बन जाते हैं फ्रांस के।
वो री इंट्रोड्यूस मोनार्की इन द फ्रांस, तो उन्होंने फिर से मोनार्की सिस्टम ला दिया। जब वो राजा बन गए तो मोनार्कियल गवर्नमेंट वापस से आ गई। देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1789 से पहले मोनार्कियल गवर्नमेंट थी और अब फिर से वो मोनार्कियल गवर्नमेंट वापस आ गई। तो यानी देखो एक चक्कर है जो वापस वहीं पहुंच जाते हैं हम, ठीक है। तो मोनार्कियल गवर्नमेंट वापस से इस्टेब्लिश हो जाती है। He conquered his neighboring countries and created kingdoms where he placed his own family members। तो मैंने बताया कि ये बहुत ही अच्छे मिलिट्री मैन होते हैं, मिलिट्री जनरल होते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। और इन्होंने आसपास की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ थी वहाँ पर सब पे इन्होंने कब्जा कर लिया था और वहाँ पर अपनी फैमिलीज़ को वो रूल करने के लिए भेज देते हैं। यानी कि जैसे कज़न्स हैं या उसके भाई बहन हैं, उनको वो वाले एरिया दे देते हैं जो नेबरिंग कंट्रीज़ का एरिया है, जहाँ पर कौन रूल करेगा, उसके रिश्तेदार जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो रूल करते हैं आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ में, जिसको इसने कॉन्कर किया था, जिसको इन्होंने जीत लिया था। ही वॉज कॉल्ड अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोपियन, यूरोप के मॉडर्नाइजर की तरीके से इन्हें देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत कुछ चेंजेस लाते हैं। मॉडर्नाइजर का मतलब यहाँ पर क्या है, जो कि चेंज लाता हो, जिसने मॉडर्नाइज किया हो, फ्रांस को बदल दिया हो। तो एक तरीके से ये मॉडर्नाइज करते हैं फ्रांस को, क्योंकि ये बहुत सारे कानून लाते हैं जिसकी वजह से फ्रांस की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज such as the protection of the private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal systems। तो बहुत सारे कानून लाते हैं, जैसे कि जो कि देखो सबसे पहला कानून ये लाते हैं कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए। देखो पहले क्या था, किसी से भी कोई भी प्रॉपर्टी छीन लिया करता था, जो गरीब होता था उससे कोई भी जो अमीर आदमी था वो उससे जबरन उसकी प्रॉपर्टी छीन लिया करता था। तो अभी तक कोई भी ऐसा कागजों वाला सिस्टम नहीं था कि कोई एक सिस्टम हो कि ये प्रॉपर्टी उसके नाम है, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ करते थे। तो उसको वो क्या करता है, ये कानून लाता है और प्रोटेक्शन करता है उनकी, एक तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाना स्टार्ट करता है लैंड का, यानी प्रॉपर्टी का अब डॉक्यूमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाता है वो वेट एंड मेजरमेंट्स का, ठीक है। पहले क्या था, सब जगह अलग अलग मेजरमेंट्स हुआ करती थी, यानी 1 किलो का, ऐसे समझो एग्जाम्पल से, पहले कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट नहीं हुआ करता था। एक वेट कहीं 800 ग्राम का दिखता था, अगर वो दूसरी कंट्री में जाके उसको उसी चीज़ को तोला जाए तो वो 900 ग्राम भी हो सकता था। यानी कोई इक्वल मेज़रमेंट नहीं थी, यूनिफॉर्म वेट एंड मेज़रमेंट्स का कोई सिस्टम नहीं था। तो ये क्या करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज वेट लाते हैं, सब जगह एक स्टैंडर्डाइज वेट ले आते हैं, ठीक है, ताकि सब जगह एक जैसा ही सामान उतना बराबर ही तुले वो, ठीक है। तो एक इस तरीके का सिस्टम लेके ये आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर देते हैं फ्रांस को अपने कानूनों से, अपने सिस्टम से, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। इनिशियली मैनी पीपल बिलीव डैट नेपोलियन वॉज द लिबरेटर वो वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल्स, और इसलिए इन्हें लिबरेटर भी कहा जाने लगा। लिबरेटर मतलब एक जो सबको क्या दे, लिबरेटर, लिबरेशन का मतलब क्या होता है, या लिबरेट का मतलब क्या होता है, फ्री, फ्रीडम दे, ठीक है। तो लोग ये सोचा करते थे कि ये अब हमें जो गरीब लोग हैं उनको फ्रीडम दे देगा, ठीक है, उनको उनके लिए काम करेगा, क्योंकि ये बहुत सारे अच्छे काम कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बहुत अच्छे अच्छे ला रहा था। क्योंकि इसने और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे, जिस तरीके से, जैसे जो ये फ्यूडल सिस्टम था, याद करो, फ्यूडल सिस्टम को इसने बिल्कुल एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। और टैक्स सिस्टम को यूनिफॉर्म कर दिया था, इक्वल लॉज बना दिए थे सबके लिए, ठीक है। तो बहुत सारे काम किए इसने, जो कि लोगों को ये लगने लगा, जो नेबरिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर भी ये कॉन्कर करने जाता था, जहाँ पर भी लड़ाइयाँ करने जाता था, जिसको जीता करता था, उनको ये लगता था कि जो नेपोलियन है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और ही इज़ अ लिबरेटर, ठीक है, वो हमें फ्रीडम देगा काम करने की, ठीक है। तो वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, लोगों के लिए एक फ्रीडम लेके आएगा कि अब जो राजाशाही है वो ख़त्म हो जाएगी और जो नेपोलियन के राज में वो लोग सब लोग फ्री रहेंगे। बट सून हिज आर्मी वॉज व्यूड एज एन इन्वेडिंग फोर्स, सो ही वॉज फाइनली डिफीटेड इन 1805 इन द फेमस बैटल ऑफ वाटरलू। तो ऐसे ही जब ये बहुत जगह लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं तो एक वॉर होती है 1815 की, उस वॉर में ये हार जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से नेपोलियन का अंत होता है। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of the Europe had an impact on people long after
नेपोलियन हैड लेफ्ट। तो जो ये जो थोड़ा बहुत आइडिया था लिबर्टी का, फ्रीडम का, मॉडर्न लॉज का, ये नेपोलियन के मरने के बाद भी लोगों को याद रहता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी नीतियाँ लेके आते हैं। तो इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी बहुत सारी, वो उसके कानूनों को बाद तक भी फॉलो करती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो जितना भी सिस्टम था, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई फ्रांस के अंदर, हमने वो सारी गवर्नमेंट्स पढ़ ली हैं 1789 से लेके 1815 तक। अब हम बात करेंगे डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द पीपल की, यानी कि वुमेंस की क्या कंडीशंस थी, स्लेवरी को कैसे अबॉलिश किया गया ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और हम बात करेंगे तीसरा, ठीक है, एवरीडे लाइफ की, कि लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंज आया जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही थी, ठीक है, फ्रांस के अंदर। तो चलो अब पढ़ते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीमेन कंडीशन बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो वीमेंस की क्या कंडीशंस थी बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1789 से पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई अच्छी कंडीशंस नहीं थी फ्रांस में वीमेंस की। और एक क्वेश्चन इसमें मैंने बनाया, देखो, हाउ डिड वीमेन सफ़र इन फ्रांस। तो देखो पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द थर्ड स्टेट वीमेन हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। उन्हें अपने जीवन के लिए काम काज करना पड़ता था, ठीक है। दूसरा, क्या काम करते थे वो लोग, दे वर्कड एज अ लॉन्ड्रेसेस, यानी कि धोबिन की तरह काम करते थे, और सीमिस्ट्रेस का मतलब होता है जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं। सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और वर एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो वो मार्केट में फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बेचा करते थे, या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह घरों में काम भी किया करती थी, ठीक है। दे कुड नॉट गेट एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। उन्हें कोई एजुकेशन नहीं मिलती थी, ना ही कोई जॉब ट्रेनिंग मिलती थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, डेट इज कुक, फैच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर चिल्ड्रंस। तो जो वर्किंग वुमेन्स थी, जो बाहर काम करने जाया करती थी, उनको अपनी, जैसे आज भी होता है, उन्हें अपनी फैमिलीज़ की टेक केयर करनी पड़ती थी, उनके लिए खाना बनाना, ठीक है, पानी लेके आना, मतलब पहले बाहर से लेके आना पड़ता था कुएं से पानी। तो फैच वाटर का मतलब यही है कि वहाँ से पानी लेके आना, ठीक है। क्यू अप फॉर द ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस। उन्हें लाइन में लगकर, क्यू अप का मतलब यहाँ पर है लाइन में लगकर ब्रेड मिलता था, राशनिंग जब होती थी उस टाइम पर, ठीक है, और अपने बच्चों का ध्यान रखते थे वो लोग। देयर वेजेस वर आल्सो लोअर देन द मैन, यहाँ पर मैन होगा, सॉरी, ठीक है, आल्सो लोअर देन द मैन। तो मैन जो आदमी है उनसे भी उनकी वेजेस जो थी वो कम थी। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduces them to passive citizens। और उनकी कंडीशंस और ज़्यादा, उन्होंने अपने आप की कंडीशंस और बेकार मानने लगे जब उन्हें 1791 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने पैसिव सिटीजन्स बता दिया, ठीक है। पैसिव, तुम्हें याद करो, दो टाइप के सिटीजन्स हुआ करते थे, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। तो 1791 में जो वीमेन थी उनको क्या बनाया गया था, जो रेस्ट ऑफ द मैन एंड वीमेन क्या हो गई थे, पैसिव सिटीजन्स। जो टैक्स पे नहीं करते थे वो लोग क्या हो गए थे, वो भी पैसिव सिटीजन्स में कहलाते थे, और जो वीमेन थी वो भी पैसिव सिटीजन्स के अंदर आती थी। इन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखो थोड़ा बहुत इम्प्रूव्ड हुआ स्टेटस वीमेंस का, इम्प्रूव्ड स्टेटस ऑफ वीमेन आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। विच लॉज वर मेड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऐसे कौन कौन से कानून आए जिसकी वजह से जो स्टेटस था वीमेंस का वो इम्प्रूव हुआ। इन द बिगिनिंग द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड लॉज टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ द वीमेन। जो देखो, जो ये गवर्नमेंट मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, रिपब्लिक्स थे, या डायरेक्टरी रूल था, इन सारी गवर्नमेंट को क्या कहा जाता था, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। याद रख लेना, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन के टाइम पे हुई थी, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए जिससे जो लाइफ्स है वुमेन की वो इम्प्रूव हुई। जैसे कि स्कूल्स वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। तो पहले देखो एजुकेशन नहीं थी, अब क्या कर दिया, स्कूलिंग जो है कंपलसरी कर दिया सारी गर्ल्स के लिए। दूसरा, देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अगर किसी भी वीमेन की कोई इच्छा नहीं है अपनी शादी कराने की, तो उसके फादर उसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते थे। ये ऐसा कानून ले आए फ्रांस
जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो, ठीक है। डिवोर्स जो है वो लीगल बना दिया गया, डिवोर्स वाज लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, किसी को भी दिया जा सकता था, पहले केवल और केवल आदमी देता था, ठीक है, अब कोई भी दे सकता था। वुमेन कुड नाउ बी ट्रेंड फॉर जॉब्स, देखो पहले मैंने बताया था ना अभी कंडीशंस में, बिफोर फ्रांस में, बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ था कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती थी वुमेन्स को। अब क्या हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब उनका स्टेटस थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, अब उन्हें क्या मिलने लगी, वुमेन कुड नाउ बी ट्रेंड फॉर जॉब्स, जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी उन्हें, आर्टिस्ट बन सकते थे वो, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन सम स्मॉल बिजनेसेस, और अपने छोटे मोटे बिजनेस भी वो खोल सकते थे। आर्टिस्ट का मतलब ये है कि कोई अगर काम करना सीखना चाहते हैं वो, तो कोई भी काम वो सीख सकते थे, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, कुछ भी, ठीक है। तो तुम्हें जब ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तुम्हें बस ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, याद रखना, ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज। तो अभी देखो कुछ कंडीशंस अभी भी सुधरी नहीं थी। पहला, वोटिंग राइट अभी भी नहीं मिला था उन्हें, वोटिंग राइट याद करो, अभी भी इन्हें नहीं मिला है, वोटिंग राइट नहीं मिला था इन्हें। दूसरा, जो इनकी वेजेस थी वो अभी भी मैन से बहुत ही कम थी। तो ये जो इन दोनों के लिए इन्होंने संघर्ष करते रहे, बहुत सारे मूवमेंट्स किए, आगे जाके भी 1815 के बाद भी, ठीक है। और 200 साल तक ये अपना ये इनका स्ट्रगल चलता रहा। तो देखो 1946 में जाकर विमेंस को राइट टू वोट का अधिकार मिला। विमेन इन फ्रांस गॉट द राइट टू वोट, तो उन्हें पहली बार राइट टू वोट का अधिकार कब मिला, 1946 में। हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, ठीक है, फ्रांस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक डिक्लेरेशन था, जो एक फीमेल थी जिनका नाम था ओलंपे दे गौज, इन्होंने एक डिक्लेरेशन लिखा था 1791 में, डिक्लेरेशन ऑफ वीमेन एंड सिटीजन इन 1791। एक याद रखना, डिक्लेरेशन ऑफ मैन भी आया था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन, ठीक है, वो अलग है और ये अलग है। ये किसने लिखा था, ओलंपे दे गौजिस ने, ठीक है, 1791 के लिए, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया था नेशनल असेंबली ने, ठीक है, याद रख लेना, पर ये लिखा गया था। अब हम बात करते हैं वुमेन की पार्टिसिपेशन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन्स की क्या क्या पार्टिसिपेशन थी। देखो जो वीमेंस थी वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, ठीक है। द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस वर एज फॉलोज। देखो पहला क्या है, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्ट देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को और आगे बढ़ाने के लिए जो फीमेल्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल क्लब्स बना लिए, न्यूज़पेपर्स निकाले, अपने नाम के जो अच्छी रिच फैमिली से आया करती थी वो, उन लोगों ने क्या किया, अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और न्यूज़पेपर्स लिखा करते थे वो उस टाइम पर, एडिटर, ठीक है, न्यूज़पेपर निकाले उन्होंने बहुत सारे, और अपनी बातें रखा करती थी, और गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी बातें होती थी वो भी रखा करते थे वो लोग। अबाउट 60 वीमेन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। तो उस टाइम पे कितने क्लब्स बन गए थे फीमेल के, 60 क्लब्स जो है वो आए, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो कौन से दो फेमस क्लब्स हुआ करते थे, एक का नाम याद रख लेना, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, और दूसरा क्लब था रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। ये दो बहुत फेमस क्लब हुआ करते थे उस टाइम के, कौन कौन सा, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये दो फेमस क्लब हुआ करते थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे इस टाइम पर। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज द वुमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। तो इनका क्या पार्ट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या मिले, सेम पॉलिटिकल राइट्स मिले जैसे कि आदमी को मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये डिमांड कर रहे थे सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, और जो कि मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि राइट टू वोट इनके पास नहीं था, तो इनकी डिमांड ये भी थी कि राइट टू वोट इन्हें मिले, वोटिंग करने का अधिकार मिले, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। तो पॉलिटिकल राइट मिले इन्हें एक तो, और एक राइट टू वोट मिले, और ये चाहते थे कि असेंबली में भी इन्हें कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑफिस मिले, यानी कि जो असेंबली में अभी तक सिर्फ मेल ही जाया करते थे, सिर्फ मैन जाया करते थे, अब ये लोग आ रहे थे कि वीमेन भी जाएं, पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल ऑफिस में, ठीक है। तो ये होता है सब 1946 के बाद।
अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, कि स्लेवरी का जो अबॉलिशन है वो किस तरीके से। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो स्लेवरी के बारे में समझते हैं। स्लेवरी होता है दास प्रथा, और अबॉलिशन का मतलब होता है ख़त्म होना, ठीक है। तो ये दास प्रथा कैसे ख़त्म हुई, स्लेवरी कैसे ख़त्म हुई, तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये समझो कि स्लेवरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी फ्रांस में। क्या कारण थे उसके, उसको समझते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, व्हाट डू यू नो अबाउट द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, व्हाट लेजिस्लेटिव मेजर्स वर टेकन टू एंड स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। अच्छा, स्लेव ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो मजदूर हैं उनको बेचा जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इसे कहा जाता है स्लेव ट्रेड, ठीक है। तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड नाम की प्रथा थी उस टाइम पर, उसे समझते हैं। देखो, द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था। When the colonies in the Africa and America required plantation labor for the production of their important commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee, ठीक है, शुगर एंड कॉफ़ी। तो जो स्लेव ट्रेड है वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी। क्यों हुई थी, जो कॉलोनीज़ थी अफ्रीका की और अमेरिका, वो एक क्रॉप, मतलब वो लोग कुछ प्लांटेशन क्रॉप लगाया करते थे। कौन कौन सी, जैसे टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। तो इन सब की क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप वो करा करते थे। वहाँ पर शॉर्टेज हो गई प्लांटेशन लेबर्स की, तो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि लेबर उनके यहाँ पर आए, ठीक है। तो यही एक मौका मिला जो फ्रांसीन थे, जो यूरोपियन थे, यूरोपियन कंट्री को, कि वो उनको वहाँ पर स्लेव्स को ट्रेड करें, ठीक है। और इसी वजह से इसका नाम जो है नाम रखा गया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। देखो, किस किस 3 कंट्रीज़ के बीच में हुआ करता था, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, ठीक है। तो एक पिक्चर है, देखो मैं तुम्हें यहाँ पर, ये देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएसए की बात कर रहे हैं हम लोग, और अफ्रीका, इन तीनों के बीच में स्लेव का ट्रेड हुआ करता था, यानी कि जो लेबर है उसका ट्रेड हुआ करता था 3 कंट्रीज़ के बीच में, यूरोप के में, अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है, याद रख लेना ये 3 कंट्रीज़। द मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ द बॉर्डियक्स और नेंथस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चिफ्टियंस, ठीक है। तो ये मर्चेंट्स जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, देखो ये है बॉर्डियक्स और ये है नेंथस, ये दोनों कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ से यानी कि यूरोप से दूसरी कंट्रीज़ में स्लेव को ट्रेड किया करते थे, बेचा करते थे, ठीक है। और ये कहाँ से खरीदते थे स्लेव्स, जो लोकल जमींदार हुआ करते थे उनसे ये स्लेव्स को खरीदा करते थे। और ये ट्रेड क्या करते थे, कहाँ पर, अफ्रीका में और यूरोप में, जहाँ पर प्लांटेशन लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स, जो प्लांटेशन ओनर्स हुआ करते थे वो लोग उनको खरीद लिया करते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव ट्रेड मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो इन यूरोप, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा स्लेव लेबर्स का। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है उनके साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा खरीदा बेचा जाता था, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था यूरोप में, ठीक है। और ये जो 2 पोर्ट्स हैं, ये वाला पोर्ट नेंथस एंड बॉर्डियक्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया स्लेव ट्रेड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर बहुत अमीरी आ गई, क्योंकि यहाँ से ही ये ट्रेड हुआ करता था, तो ये जो दोनों पोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा अमीर बन गए। अच्छा, अगर मैप में लोकेशन आती है तो तुम याद रख लेना, ये कोस्टल एरियाज़ में है, और ये फ्रांस, ये वाला फ्रांस का एरिया है टोटल, और ये बॉर्डियक्स नीचे है और ऊपर नेंथस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबोलिशन ऑफ स्लेवरी की, कैसे ख़त्म हुई स्लेवरी। तो ये बात हुई कि स्लेवरी आई कैसे वहाँ पर। अब हम बात करने वाले कि ये ख़त्म कैसे होती है। वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबियन रिजाइम वॉज द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। देखो, नेशनल असेंबली की पार्टी ज़रूर आती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ज़रूर आती है, लेकिन वो स्लेवरी को ख़त्म नहीं करती है, ठीक है। इसे ख़त्म करते हैं, इसका सबसे पहले स्टेप लेते हैं जैकोबियन क्लब, यानी कि जैकोबियन रिजीम या जैकोबियन गवर्नमेंट, ठीक है।
उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी में। उन्होंने कुछ कानून लाए थे जिसकी वजह से ये स्लेवरी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी थी इन्होंने, लेकिन फिर से ये वापस से रिस्टोर कर दी गई थी। जब नेपोलियन राजा बना उसने वापस से इसे रीइंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि इससे इकॉनमी जो है वो इंक्रीज़ होती थी, यानी इनको पैसा मिलता था इस वजह से। ठीक है, तो अब पहले पहले वाले आंसर को हम समझते हैं। द जैकोबियन रिजीम्स रोल इन द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज वर। पहला क्या था? स्लेव ट्रेड वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द फ्रांस फ्रॉम 17th सेंचुरी। तो ये मैंने तुम्हें बताया कि स्लेव ट्रेड पहले से चला आ रहा था, लेकिन नेशनल असेंबली ने कोई लॉ पास नहीं किया अगेंस्ट द स्लेवरी। ठीक है, इट वाज फाइनली द कन्वेंशन। कन्वेंशन किसके अंडर आया करता था, याद करो, जो रिपब्लिक्स थे उन्होंने नेशनल असेंबली का नाम बदल के क्या रख दिया था, कन्वेंशन। तो कन्वेंशन ने एक लॉ पास किया इन 1794। ठीक है, लेजिस्लेट टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोसेशंस। जितने भी बाहर की कंट्रियों में, जो अफ्रीका में और अमेरिका में जो लोग स्लेव की तरह काम कर रहे थे, उन सबको वापस फ्रांस में बुला लिया। ठीक है, उनको वहाँ से बुला लिया, एक ऐसा कानून पास किया और उन सबको फ्री कर दिया। देखो, इन्होंने फ्री कर दिया स्लेव्स को, सारे जितने भी स्लेव्स ओवरसीज़ पे जहाँ पर भी काम कर रहे थे उन सारे स्लेव्स को फ्री करा लिया और मुक्त कर दिया, मतलब उनको। ठीक है, इस कानून ने। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। पर ये छोटे समय के लिए ही रहा, क्योंकि फिर 10 साल के बाद जब नेपोलियन की सरकार आई तो फिर से उसने रीइंट्रोड्यूस कर दिया, पुनः स्लेवरी को फिर से लागू करा दिया। ठीक है, मतलब फिर से स्लेवरी आ गई, किसके टाइम पे, नेपोलियन के टाइम पर। लेकिन उस टाइम तक क्या हुआ था, प्लांटेशन ओनर्स जो थे, जो लोग अमेरिका और अफ्रीका में काम कर रहे थे, वो समझ चुके थे कि हमें जो है अपने ही लोगों से काम लेना है। तो उन्होंने they start understanding their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest। अगर उन्हें फ़ायदा लेना है तो अपने ही आसपास के लोगों से फ़ायदा लेना होगा। ठीक है, तो उन्होंने जो अफ्रीकी निगरो थे उनको गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया और उनसे वो फिर प्लांटेशन लेबर का काम लिया करते थे। जो अफ्रीका के लोग थे, अफ्रीका निगरोज से काम लेना स्टार्ट कर दिया था। तो अब कौन लोग लेबर हो स्लेवरी में आ गए थे, अफ्रीका के लोग। ठीक है, याद रख लेना। निग्रोस कौन होते हैं, अ टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। जो अफ्रीकन लोग होते हैं और साउथ ऑफ सहारा, जहाँ सहारा डेजर्ट है ना, उसके जो साउथ वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, निग्रो कहा जाता है। ठीक है, उन्हें निग्रो कहा जाता था। ठीक है, एक तरीके से गाली की तरीके से यूज़ किया जाता है उन्हें, क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं तो इसलिए उन्हें गाली की तरीके से निग्रो बोला जाता था। ठीक है, तो स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। तो स्लेवरी पूरी तरीके से कब ख़त्म हुई, फ्रांस में 1848 के अंदर। ठीक है, याद रख लेना इसको, 1848 में फ्रांस से पूरी तरीके से ही स्लेवरी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एवरीडे लाइफ के बारे में। देखो, रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, मतलब रिवॉल्यूशन की वजह से जो नॉर्मल लोगों की एवरीडे लाइफ है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो उसको समझते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स वर ग्रांटेड टू द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद क्या क्या फ्रीडम मिले जो सिटीजन्स थे फ्रांस के उनको। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लॉ डेट केम इन टू अफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। देखो, क्या हुआ करता था जब राजाशाही थी, यानी मोनार्की सिस्टम था, तो राजा जो था वो, देखो क्या होता था, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा भी है, इन द ओल्ड रिजीम all written and the cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king। जब तक राजा उसको चेक नहीं कर लेता था कि उसमें कोई गलत बात नहीं लिखी गई है, उसके खिलाफ कोई बात नहीं लिखी गई है, जब तक वो कोई भी किताब वहाँ पर पब्लिश नहीं कर सकते थे आप। ठीक है, कोई न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते थे, कोई भी प्ले नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो राजा ने क्या किया हुआ था, सेंसरशिप किया हुआ था हर चीज़ पे, किताबों पे, बुक्स पर, न्यूज़पेपर्स पर, ठीक है, प्लेस पर। तो सेंसरशिप को क्या किया, ख़त्म कर दिया जैसे ही 1789 में नया कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। नया कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, सबसे पहले वो अबॉलिशन कर दिया सेंसरशिप का। ठीक है,
Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be natural right. जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन चुका था तो एक डिक्लेरेशन भी आया था जिसमें उन्हें एक राइट मिला करता था. कौन से राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट. याद करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ओपिनियन का जो फ्रीडम था, ठीक है, ये उनको नेचुरल राइट की तरीके से लिखा गया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के अंदर. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो यानी कि प्रेस की फ्रीडम हो जाती है, जो न्यूज़पेपर है, जो मीडिया है, उसको फ्रीडम मिल जाती है. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने का अधिकार होता है. तो न्यूज़पेपर, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? लिखने का भी अधिकार है. तो न्यूज़पेपर, जो पैम्पलेट्स हैं, जो बुक्स है, प्रिंटेड फ्लड्स, तो वो अब लिखने का अधिकार लोगों को मिल चुका था. अब कोई भी न्यूज़पेपर लिख सकता था, कोई भी कुछ भी काम कर सकता था फ्रीली. सबको फ्रीडम मिल चुकी थी अपने ओपिनियंस देने की, ठीक है, स्पीचेस करने की. न्यूज़पेपर, बुक्स, पैम्पलेट, कुछ भी आप लिख सकते थे. तो जब ये फ्रीडम मिली तो न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड. तो लोगों ने बहुत सारे अखबार निकाल दिए, पैम्पलेट्स निकाली, बुक्स लिखी गई बहुत टाइम, उस टाइम के बाद 1789 के बाद. तो पूरा जो मार्केट है वो भर गया था किताबों से, ठीक है. और फिर वो धीरे धीरे करके गाँव में भी जाने लगे. दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टुक टेकिंग प्लेस इन फ्रांस. तो उस न्यूज़पेपर्स में, पैम्पलेट्स में या जर्नल्स जब आया करते थे तो उनमें क्या लिखा जाता था? उनमें लिखा जाता था जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हुआ करती थी, क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बाद, उनको डिस्कस किया जाता था. बहुत सारे इवेंट्स को लिखा जाता था, ठीक है. तो एक तरीके से बहुत लाइफ उनकी चेंज हो चुकी थी. देखो क्या क्या चेंज हुआ. पहले सेंसरशिप थी तो किसी को भी अखबार न्यूज़पेपर लिखना बहुत मुश्किल था, ठीक है. ये सब मीडिया नहीं थी तो प्रेस को फ्रीडम मिली. लोगों ने ओपिनियन देना स्टार्ट कर दिया था, लोगों ने किताबें लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. बहुत सारे चेंजेस आने लग चुके थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण. फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन दैट द अपोजिंग व्यूज ऑफ द इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड. अब कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ भी बात कर सकता था क्योंकि प्रेस आ चुकी थी. तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यही है कि आप दोनों तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. ईच साइड सो टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट. तो प्रिंट के थ्रू, आज का अब प्रिंट का मतलब यहाँ पर है न्यूज़पेपर के थ्रू दोनों पार्टीज जो होती थी, जो रूलिंग पार्टी होती थी और जो अपोजिंग पार्टी होती थी, दोनों अपनी बातें रखा करते थे, ठीक है. तो इस तरीके के चेंजेस आ गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर. तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है. आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो. थैंक यू. लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब.